हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, आज से हम अपना ऑप्टिक्स वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। फिजिक्स में क्लास 12th की फिजिक्स में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले है वो रे ऑप्टिक्स। ठीक है ना। आगे बढ़ने के पहले बच्चों, एज ऑलवेज हम सिलेबस देख लेते हैं। बेटा जो ऑप्टिक्स में हमारे पास में एक यूनिट नंबर 6 है, इसके अंदर बेटा दो चैप्टर हमारे पास आने वाले हैं। चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। बच्चों ये दोनों चैप्टर जो है ना, ये मान लीजिए कि फिजिक्स के सबसे बड़े चैप्टर हैं दोनों। खासकर ये वाला चैप्टर तो बहुत ही बड़ा है। हाँ, रे ऑप्टिक्स जो है काफी बड़ा चैप्टर है। ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं। और बिना इसके इसके न्यूमेरिकल के चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है। न्यूमेरिकल आता ही आता है इससे। ठीक ना। डेरिवेशन की भी बहुत भरमार है इस चैप्टर में, खूब डेरिवेशन करने पड़ेंगे आपको। तो आइए एक बार सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में बेटा सबसे पहले आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर एंड मिरर फॉर्मूला। ठीक है ना। देन इसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यहां तक देखो बेटा, यहां तक पूरा जो है, जो मिरर फॉर्मूला है, यहां तक पूरा 10th क्लास का पार्ट है एक्चुअली, जो आपने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, है ना। तो 10th क्लास का पूरा एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा ऑप्टिक्स का। बस थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ जाएगी, मतलब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई लेवल में आएगा। ओके। तो पूरा का पूरा 10th पार्ट का पार्ट है। देन इसके बाद आता है बेटा रिफ्रैक्शन। अब जो रिफ्रैक्शन है वो हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है। तो 10th क्लास में हमने रिफ्रैक्शन का कुछ हिस्सा नहीं पढ़ा था, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मतलब हाई लेवल का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी आएगा और इसके डेरिवेशंस भी आएंगे। एंड ऑप्टिकल फाइबर इसका यूज आएगा बेटा। जो आज तो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से इंटरनेट चलता है ना, जो हमारा फाइबर नेटवर्क काम करता है, किस तरीके से जियो फाई, है ना, ये कैसे काम करता है, इसकी वर्किंग इसमें बताई जाएगी। देन यहां से शुरू हो रहा है ये मेन 12th क्लास, रिफ्रैक्शन एट द स्फेरिकल सरफेस। क्योंकि क्लास 10th में जो रिफ्रैक्शन था वो केवल प्लेन सरफेस से था, कि हम ऐसा एक नॉर्मल बनाते थे, एक लाइट आती थी, ये बेंड हो जाती थी। याद है बच्चों। तो 12th क्लास में रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेसेस पढ़ेंगे, जिसमें कई प्रकार की स्फेरिकल सरफेसेस आएंगी, कॉन्वेक्स आएगी, कॉनकेव आएगी। फिर उसके बाद हम लेंस बनाएंगे, और थिन लेंस फार्मूला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वीवीआईएमपी, ये लेंस फार्मूला। देन इसके बाद लेंस मेकर्स फार्मूला, ये दोनों फार्मूले एक ही आसपास बनते हैं। फिर इसके बाद हम लेंस का मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, पावर ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस इन कॉन्टेक्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, थोड़ा सा पार्ट प्रिज्म का आएगा, वो हम देखेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे, दूरबीन और टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप पढ़ना है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बच्चों पढ़ना है। तो दो तरीके के हमारे पास में टेलीस्कोप हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में एक रिफ्लेक्टिंग है और एक रिफ्रैक्टिंग है। मतलब एक रिफ्लेक्टिंग वाले में मिरर का यूज होगा और रिफ्रैक्टिंग वाले में लेंस का यूज होगा, क्योंकि लेंस रिफ्लेक्ट करता है और मिरर रिफ्लेक्ट करता है। ठीक ना। और इनकी मैग्नीफाइंग पावर के डेरिवेशंस आएंगे। ठीक है ना। तो डेरिवेशन से भरा हुआ ये चैप्टर है। तो आइए बच्चों चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे आज का चैप्टर। तो टॉपिक का नाम बना लीजिए, आज हम पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स। ओके। हम रे ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं। ऑप्टिक्स की ये ब्रांच है। तो मैं पहले थोड़ा सा अनबॉक्स करता हूँ ऑप्टिक्स को। व्हाट इज ऑप्टिक्स? बट ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ लाइट। मतलब ऐसा साइंस जिसमें हम लाइट की स्टडी को एनालिसिस करते हैं। तो स्टडी ऑफ लाइट जो होता है ना बेटा, उसको हम ऑप्टिक्स बोलते हैं। ओके। तो स्टडी ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑप्टिक्स बोलते हैं, लाइट की स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। अब बेटा, स्टडी ऑफ लाइट के बाद ऑप्टिक्स की दो ब्रांच हो जाती हैं। लाइट की कितनी ब्रांच हो जाती हैं? दो ब्रांच। क्यों हो जाती हैं? इसका एग्जाम्पल समझिए। बेटा ये सन है अपने पास में। अब सन से तीन प्रकार के रेडिएशंस निकलते हैं। ठीक है ना। तीन प्रकार के रेडिएशन निकलते हैं। एक यूवी निकलता है, जो कि हार्मफुल रेडिएशन होता है, जिसको ओजोन लेयर ट्रैप कर लेती है। एक इंफ्रारेड निकलता है बेटा। इंफ्रारेड जो होता है हमारी अर्थ को गर्म करने का काम करता है, क्योंकि ये हीट सिग्नल होता है, इसके अंदर हीट होती है। ओके। सिग्नल होता है इंफ्रारेड।
और माफ कीजिएगा, मुझे यहाँ पे रेज टेढ़े बनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जितनी भी रेज होती हैं सबकी सब स्ट्रेट लाइन फॉर्म में आती हैं। ओके। और तीसरी रे जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो जो है जिसका नाम है विजिबल रे। हमारे ह्यूमन लोगों के काम की केवल, मतलब काम की तो तीनों रेज हैं, मगर ये रे, इस रे के कारण हमको परसिस्टेंस ऑफ विजन होता है, मतलब हम किसी चीज को देख पाते हैं। ठीक है ना बेटा? अब यहां पर आपने क्या देखा कि लाइट जो एनर्जी है, एक्चुअली व्हाट इज लाइट? लाइट इज एनर्जी। तो ये लाइट जो सनलाइट नाम की एनर्जी है, सनलाइट की जो एनर्जी है वो रे के माध्यम से हमारे पास में आ रही है। ठीक है ना? बट आपको पता है कि सन से क्या निकलती हैं? वेव निकलती हैं। यस और नो? सन से क्या निकलती हैं? वेव निकलती हैं। यहां पर हम यूवी रे बोल रहे हैं, बट अलोंग विद दैट आपको पता है कि यूवी वेव भी होती है। क्या होती है बेटा? यूवी वेव, अल्ट्रावायलेट वेव होती है। विजिबल रे के साथ साथ विजिबल वेव भी होती है। क्लियर हुआ? और इंफ्रारेड रेज के साथ साथ इंफ्रारेड वेव भी होती है। ये नो? और सन से निकलने वाले तीनों सिग्नल कैसे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ये नो? ये तीनों के तीनों सिग्नल क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये ईएमडब्ल्यू हैं तीनों के, सभी के सिग्नल। और आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी वेव होती हैं? ट्रांसवर्स वेव होती हैं। यस और नो? ट्रांसवर्स वेव होती हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है बच्चों कि रे के साथ साथ, हर रे के साथ एक वेव भी चला करती है। जी हाँ। ठीक है ना? मतलब रे तो आएगी, साथ ही साथ वेव को भी लेकर के आती है। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, वेव को भी लेकर के चला करती है। जहां रे आएगी वहां पे वेव भी चलेगी। तो अगर आप इस सनलाइट के रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन को देखते हैं, रेक्टिलिनियर मतलब कि सीधे रेखा में चलने की बात को करेंगे, तो ये सब्जेक्ट आपको ले जाएगा रे ऑप्टिक्स की तरफ। ओके। हाँ, मतलब लाइट एनर्जी, यदि हम ऑप्टिक्स की बात करें, तो ऑप्टिक्स के यदि हम क्लासिफिकेशन की बात करें, तो ऑप्टिक्स में सबसे पहला पार्ट रे ऑप्टिक्स। ओके। रे ऑप्टिक्स मींस लाइट एनर्जी, एनर्जी एज अ रे, एज अ रे। यस, समझ में आया ना? तो लाइट एनर्जी को एज अ रे, एज अ रे, रे मतलब जो सीधी रेखा में रखे, लीनियर पाथ, लीनियर पाथ, जिसका रेक्टिलिनियर इसलिए क्योंकि मुड़ के भी जैसे यूं चली और यूं चल गई, तो इधर भी लीनियर, इधर भी लीनियर। तो इसके लिए एक बॉक्स सेंटेंस यूज करते हैं हम, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। क्या यूज करते हैं बेटा? रेक्टिलिनियर, मतलब सीधी सीधी लाइन में होगा जो प्रोपोगेशन, सो दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। यस। तो बेटा लाइट एनर्जी को जब हम एज अ रे कंसीडर करते हैं, या लीनियर प्रोपोगेशन करती है, ठीक है ना, तो इस पार्ट की फिजिक्स ऑप्टिक्स की इस ब्रांच को हम पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स के अंदर। बेटा इसी का नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसी का दूसरा नाम है रे ऑप्टिक्स का, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्लियर हो गया? यस, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अब बेटा रे ऑप्टिक्स जो है, यहां पे लाइट का आपने एज अ रे स्टडी किया, राइट? अब बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स का दूसरा पहलू जो है वो वेव ऑप्टिक्स। सो यहां हमने क्या क्या पढ़ा? लाइट एनर्जी एज अ रे। यहां पे क्या पढ़ेंगे? लाइट एनर्जी एज अ वेव, एनर्जी एज अ वेव। ठीक है ना? लाइट एनर्जी एज अ वेव। बेटा मैं जब आपको वेव ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा ना, अभी तो हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं, मैं आपको तब बताऊंगा कि बेटा स्टार्ट में लाइट के बिहेवियर को लेकर के बहुत बहस छिड़ी थी। समझ गए? और सबसे पहले न्यूटन साहब ने कहा कि लाइट जो है पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है। लाइट जो है, जैसे सन से लाइट आ रही है, वो छोटे 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 पार्टिकल हैं। हाँ, और इन पार्टिकल्स को उसने बोला कॉर्पुसल्स।
कॉर्पोसुल्स, है ना? इसलिए इस थ्योरी को, न्यूटन की थ्योरी को न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी भी बोलते हैं। और न्यूटन 16th सेंचुरी में इतने पावरफुल इंसान थे कि इनको कोई पंगा ले पाए, किसी की दम नहीं थी। मतलब उन्होंने कह दिया कि न्यूटन ने कह दिया कि ये लाइट जो है छोटे-छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी है, और ये छोटे-छोटे पार्टिकल जो होते हैं कॉर्पसूल्स होते हैं, समझ गए? और ये स्ट्रेट लाइन में आते हैं पार्टिकल सन से, जो हमको दिखते नहीं हैं। ठीक है? तो न्यूटन की थ्योरी गलत थी, मगर जो लोग गलत कहे इस थ्योरी को, उनकी बात नहीं सुनी गई, क्योंकि न्यूटन का जलवा था उस समय। 16th सेंचुरी के सबसे बड़े हीरो थे न्यूटन। क्लियर है बेटा? तो न्यूटन की ये थ्योरी थी। इसके बाद बहुत साइंटिस्ट आए, दर्जनों साइंटिस्ट आए। किसी ने कहा लाइट पार्टिकल है, कॉर्पसूल्स मतलब पार्टिकल, है ना? कॉर्पसूल्स मतलब पार्टिकल, छोटे-छोटे पार्टिकल मैंने कहा ना, है ना? किसी ने कहा कि लाइट जो है वो वेव है, एज़ अ वेव ट्रेवल करती है। बाद में जा करके ये एस्टैब्लिश हुआ कि लाइट का दोनों बिहेवियर है। लाइट एज़ अ पार्टिकल भी आती है और लाइट एज़ अ वेव भी आती है। और बेटा जहां वेव है वहां रे है। बिकॉज व्हाट इज रे? बात आती है व्हाट इज रे। अरे भैया रे क्या है? ओके, तो रे जो है बेटा, वेव की डायरेक्शन को रे बोलते हैं। द डायरेक्शन ऑफ वेव, हाँ, डायरेक्शन ऑफ वेव इज कॉल्ड रे। रे समझ में आया? मतलब मोटे तौर पे अगर आप किसी वेव के प्रोपोगेशन की बात कर रहे हैं, केवल उसके डायरेक्शन को देख रहे हैं, तो आप रे में चले जाएंगे। बट जब आप वेव के ओवरऑल पार्ट को एनालिसिस करते हैं, तो आप किसकी बात करेंगे? तो आप बात करेंगे उस समय वेव की। ठीक है ना? जैसे एग्जांपल से समझिए, आप यहाँ पे बैठ करके, छत में बैठ करके, किसी नदी के किनारे, तालाब के किनारे, आपने तालाब में पत्थर मार दिया। ये पत्थर मारा, तो गया पत्थर। अब जब पत्थर मारोगे तो क्या तैयार होंगे? छल्ले वेव के तैयार होंगे। अब ये देखो बेटा, ये वेव्स हैं, इनको रिपल्स भी बोलते हैं, इनको वेव्स भी बोलते हैं, इनको एडीज भी बोलते हैं। अलग अलग इनके सिनोनिम्स हैं ये। बोलिए, तैयार होंगे ऐसे? ये जो छल्ले हैं बेटा, ये छल्ले कहला रहे हैं वेव। बोलिए सुनो। अब आप देखिए वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन, वेव ट्रांसमिट कहाँ हो रही है? क्या ये वेव रेडियली आउटवर्ड ट्रांसमिट हो रही है कि नहीं हो रही है? तो ये जो डायरेक्शन है बेटा, ये वेव के आगे बढ़ने की डायरेक्शन है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? रे। रे समझ गए? तो भैया रे ऑप्टिक्स में हमें केवल इसकी प्रोपोगेशन की डायरेक्शन पर ही कन्फाइंड रहना है, हमें पैटर्न पे कन्फाइंड नहीं होना है। अगर हम पैटर्न पे कन्फाइंड होंगे, अगर हम इन छल्लों की बात करेंगे, इनकी बात करेंगे, तो हमें वेव ऑप्टिक्स में आना पड़ेगा। और अगर हम केवल इसके डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन की बात करेंगे, तो हम किस पे बात करेंगे? रे ऑप्टिक्स पे। अभी हमें केवल इस पे रे ऑप्टिक्स पे बात करनी है। क्लियर हो गया? हाँ, तो ये फर्क है बेटा वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स में, है ना? क्योंकि लाइट जो है, सन से चलने वाली विजिबल लाइट हमारी आंखों तक एज अ रे तो आई है, बट उसके पीछे उसका प्रोपोगेशन छिपा हुआ है। अब ये देखिए, अगर लाइट इस तरीके से ट्रांसवर्सली आ रही है, वाइब्रेट होते हुए, इलेक्ट्रिक सिग्नल और मैग्नेटिक सिग्नल के वाइब्रेशन से ये लाइट बनी, तो देखिए फाइनली इसका आखिर प्रोपोगेशन की डायरेक्शन क्या हुई? वो तो यही हुई ना जहां मैंने एरो बनाया। ठीक है ना? तो ये बन गई रे, और ये बन गई वेव। क्लियर? तो हमें लाइट का केवल रे वाला पार्ट अभी इस चैप्टर में पढ़ना है, जिसको हम बोलेंगे रे ऑप्टिक्स। क्लियर है? कोई दिक्कत? और केवल हम बात करेंगे यहां पर विजिबल रे की। किसकी बात करेंगे? विजिबल रे की। क्योंकि लाइट का वो वाला पार्ट जो हमें देखने का सेंसेशन क्रिएट करता है, जिसके कारण हम विजन कर पाते हैं, देख पाते हैं, समझ में आया? तो इसलिए हम केवल रे की बात तब करेंगे जब कोई चीज हमें दिखाई देगी। और देखने वाला काम केवल किसका है बेटा? विजिबल रे का है। ठीक ना? तो हम इंफ्रारेड की बात नहीं करेंगे, इंफ्रारेड वेव की बात नहीं करेंगे, हम यूवी वेव की बात नहीं करेंगे। इस चैप्टर में जो भी हमें पढ़ना है,
वो हमको विजिबल के बारे में पढ़ना है। तो ये बेटा यहाँ पे बात हो जाती है। पढ़ते हैं डेफिनेशन लाइट की। देखिए सबसे पहले लाइट के डेफिनेशन, व्हाट इज लाइट? सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन टू अवर आईज एंड मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल। समझ, लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो हमारी आंखों में सेंसेशन ऑफ विजन क्रिएट करती है, प्रोड्यूस करती है। ओके, और जिसके कारण हमें चीजें दिखाई देती हैं। होता क्या है बेटा, अगर मान लो बेटा यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई पत्थर रखा हुआ है, ठीक है, ये कोई पत्थर रखा हुआ है आपके पास में, और आप ये यहाँ पे खड़े हुए हैं यहाँ पर, तो सन से निकलने वाली विजिबल लाइट, ठीक है ना, विजिबल रे, विजिबल रे जो आती है वो इस पे पड़ती है और इस पत्थर से रिफ्लेक्ट होकर के आपके आंख में जाती है। जब आपकी आंख में जाती है तो आपकी आंखों के द्वारा इस पत्थर से रिफ्लेक्टेड हुई लाइट को देखा जाता है और वही लाइट इस पत्थर की इमेज आपकी आंखों के अंदर बनाती है। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब जो आपको दिखाई दे रहा है उसका कारण सबसे बड़ा क्या है? रिफ्लेक्शन। समझ गए? सन से आने वाली लाइट उसके पास पड़ेगी और फिर उससे रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट आपकी आंखों में जाएगी, तो वो चीज एग्जैक्टली उस कलर के साथ आपको दिखाई देगी। राइट? हाँ। तो सेंसेशन ऑफ विजन क्रिएट करना है इस लाइट एनर्जी का काम, जिसको हम बोलते हैं विजिबल लाइट। क्लियर हो गया? अब आप एक चीज याद रखिएगा कि आपको कभी दिखाई कब नहीं देगा। अगर आपकी आंखों में कोई लाइट ना जाए तो आपको नहीं दिखाई देगा। ब्लैक कब दिखाई देता है? व्हेन देयर इज नो लाइट देन देयर विल बी अ ब्लैक। जब सात की सातों लाइट आती हैं रिफ्लेक्ट होकर के, तब आपको व्हाइट दिखता है। और जब नो लाइट, कोई लाइट नहीं आती है, तो आपको क्या दिखता है? ब्लैक दिखता है। क्लियर हो गया? जब किसी चीज से कोई लाइट नहीं आती है, अगर आप किसी कपड़े को देख रहे हैं जो कि ब्लैक कलर का है, तो ये मत सोचिएगा कि उससे कुछ रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों में आ रहा है। नो, नथिंग। वहां पर उतने पार्ट में कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, तो इसलिए आपको क्या दिखाई दिया है? ब्लैक कलर। ओके, ये हो गया। सो व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन टू अवर आईज एंड मेक द ऑब्जेक्ट विजिबल, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट विजिबल होते हैं। ऑप्टिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ लाइट। यस, ऑप्टिक्स मतलब मैं टोटल ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूं, इसमें वेव भी आ जाएगी, इसमें रे भी आ जाएगी। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ लाइट। सबसे पहले नेचर ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज, इट इफेक्ट्स एंड प्रोपोगेशन इज नोन एज ऑप्टिक्स। जिसमें हम लाइट के नेचर को पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, इसके इफेक्ट को पढ़ेंगे, इसके प्रोपोगेशन को पढ़ेंगे, इज नोन एज ऑप्टिक्स। इसमें बेटा ये जो तीनों पार्ट हैं शुरू के, ये वेव में जा रहे हैं, ये इफेक्ट तक, और जो लास्ट वाला प्रोपोगेशन वाला पार्ट है वो रे में आ रहा है। समझ में आया? क्योंकि रे में हम केवल लाइट का प्रोपोगेशन पढ़ते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बाकी आप बात कर लो नेचर की, प्रॉपर्टीज की, इफेक्ट की, तो वो सब किस में आता है बेटा? वेव में। किस में आता है? वेव में। क्लियर हुआ? और केवल प्रोपोगेशन किस में आता है? रे में। चलिए तो देखिए बात करते हैं, आप एक थोड़ा सा क्लासिफिकेशन, रे ऑप्टिक्स कह लो या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कह लो। भाई रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या होती है, देखते हैं इसका एक वाइड क्लासिफिकेशन। दिस ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स डील विद द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। भैया केवल मतलब है रास्ते से, कैसे आए हो, गए, मर गए, हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है आपके रास्ते से, किस रास्ते से आए हो। अगर बात रास्ते की होगी माय डियर, तो कौन सी ऑप्टिक्स होगी? रे ऑप्टिक्स। यस, इन टर्म्स ऑफ रे विच आर वैलिड। ठीक है, तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ रेज, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ रेज। समझ में आया? रेस के टर्म में पढ़ना लाइट के प्रोपोगेशन को, यानी स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन को पढ़ना, लाइट के डायरेक्शंस को एनालिसिस करना, दैट इज कॉल्ड रे ऑप्टिक्स। क्लियर? हाँ। अच्छा, ये विजिबल कब, ये परसिस्ट कब होती है रे ऑप्टिक्स? मैं परसिस्ट मतलब समझ में कब आएगी? एक चीज याद रखिएगा,
बहुत काम की चीज आपको बता रहा हूं कि रे और वेव कब अलग अलग आपको समझ में आएंगी। देखिए रे ऑप्टिक्स कहां पर आपको समझ में आएगी। रे ऑप्टिक्स, अगर बेटा साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल यानी कि जो भी चीज बीच में आई है, रोड़ा, अगर साइज ऑफ ऑब्स्टेकल लाइट की साइज से बड़ा है, साइज ऑफ लाइट से, साइज ऑफ लाइट, लाइट मतलब, लाइट की साइज मतलब वेवलेंथ, लाइट की साइज मतलब वेवलेंथ, अगर आपका ऑब्स्टेकल लाइट की साइज से या वेवलेंथ से बेटा बड़ा है, तब आपको रे ऑप्टिक्स लगेगी, तब आपको रे ऑप्टिक्स समझ में आएगी। क्लियर कि नहीं, नॉट क्लियर? जैसे मान लो ये मैंने बताया पत्थर है, अब ये लाइट आई, पत्थर का साइज बेटा होगा बेटा कुछ सेंटीमीटर का, बोले यस और नो। और जो हमारे पास लाइट रे आती है, विजिबल रे, ऑल यू नो उसकी वेवलेंथ होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम। ये लाइट की वेवलेंथ है, ये लाइट का लेंथ है, समझ गए ना? वेवलेंथ है। एंगस्ट्रॉम कितना होता है बेटा? लैम्डा इक्वल टू 4000 एंगस्ट्रॉम यानी कि 10 की पावर -10 मीटर। ओ माय गॉड, तो दो जी 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 4 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? और भैया सेंटीमीटर जो होता है वो होता है 10 की पावर -2 मीटर, मतलब 10 की पावर -2 बहुत बड़ा हुआ, और लाइट का साइज 10 की पावर -7 बहुत छोटा हुआ। मतलब अगर पार्टिकल आपका लाइट की साइज से, वेवलेंथ से बहुत काफी बड़ा है, तो आपको यहां पर लाइट रिफ्लेक्ट वगैरह हो जाएगी, एक स्ट्रेट पाथ में चलेगी, और आपको रे ऑप्टिक्स का मौका मिलेगा पढ़ने का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस। तो यहां पे आपको लिखा भी हुआ है मैंने कि देखिए, इफ साइज ऑफ ऑब्स्टेकल आर लार्ज इन कंपेरिजन विद द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, समझ गए? हाँ, अगर साइज ऑफ ऑब्स्टेकल जो होता है, जो कि काफी कंसिडरेबल है विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ, ठीक है ना, और वेवलेंथ को हम नैनोमीटर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना, वेवलेंथ को हम नैनोमीटर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए ये 4000 एंगस्ट्रॉम है, 4000 एंगस्ट्रॉम, सो इसको मैं क्या लिखूंगा? 4000 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। अब एक जीरो कैंसिल कर दो इसका, तो ये -9 बच जाएगा, सो 400 नैनोमीटर हो गया। 10 की पावर -9 को क्या बोलते हैं? नैनो, सो ये नैनोमीटर हो गया। समझ में आ गया? तो वो उसने इसलिए ऐसा लिख दिया कि इसको हम नैनोमीटर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अरे आप जिसमें एक्सप्रेस करवाओ हम उसमें कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा आपने, मेन बात क्या है कि साइज ऑफ ऑब्स्टेकल जो होता है बड़ा होता है, बट अगर साइज ऑफ ऑब्स्टेकल छोटा है, बहुत छोटा है, तो आपको वेव ऑप्टिक्स यहाँ पर दिखाई देगी। और वेव ऑप्टिक्स के बड़े एक्सपेरिमेंट, अग्नि फिनोमिनन आपको दिखाई देंगी वेव ऑप्टिक्स की। जैसे एग्जांपल के लिए, आपके पास मान लीजिए कोई पार्टिकल है और उसका साइज है 10 की पावर -12 मीटर, बहुत छोटा है, और यहां से कोई वेव आ रही है, अपने साथ रे भी लेकर के आ रही है, समझ गए? तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनको आप वेव के माध्यम से ही समझ पाओगे, वेव ऑप्टिक्स के माध्यम से ही समझ पाओगे। क्लियर? अभी तक मैं क्या कहता था कि लाइट रे सीधे चलती है, बताइए हाँ है ना? तो लाइट रे सीधे चलती है, तो यदि देखा जाए तो इसके सामने यदि यहाँ पे मैं एक स्क्रीन रखूं, ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो जाना चाहिए? सीधे सीधे इस रास्ते में इसकी शेडो बननी चाहिए, बोलिए ऐसा नो, यहाँ पर इसकी शेडो बननी चाहिए। क्लियर? ब्लैक यहाँ पे स्पॉट हो जाना चाहिए, बट एक्चुअली देखा गया भाई साहब, तो ब्लैक स्पॉट नहीं बना, लाइट जो है ऊपर आकर के बनी, ऊपर लाइट का छल्ला दिखाई दिया। मतलब जहां पर होल के सामने लाइट को नहीं घुसना था, यहाँ पे वहां लाइट चली गई भाई। हम लाइट को सीधी पाथ में मान रहे थे, तो लाइट को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया पार्टिकल से, तो लाइट को नहीं आना चाहिए आजू बाजू, लाइट को वहीं पर रिफ्लेक्ट होकर के या कहीं और चला जाना चाहिए। बताइए सुनो। बट क्या देखा गया एक्सपेरिमेंटली? एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि अगर कोई बहुत छोटा पार्टिकल है या कोई
नेल आपने रख दिया बहुत नुकीला, जिसका शार्प फेस है, तो लाइट जो होती है वो बिखर जाती है, छितर जाती है इधर, और अनपरमिटेबल एरिया में लाइट चली जाती है, जहां लाइट को नहीं जाना चाहिए। समझ में आ गया? इस प्रोसेस को क्या बोला गया? डिफ्रैक्शन। क्या बोला गया? डिफ्रैक्शन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। और भी बड़ी मजेदार इवेंट की गई। लाइट एज अ वेव, दो लाइट सिग्नल को भेजा गया। आप सोच सकते हैं कि लाइट प्लस लाइट इक्वल टू नो लाइट, अंधेरा। सोच सकते हैं आप कभी कि, हाँ, कि दो लाइट सोर्स आपने भिड़ाए और आपको बदले में क्या मिल गया? नो लाइट, अंधेरा मिल गया, डार्क मिल गया। बताइए, सोच सकते हैं आप? नहीं सोच सकते हैं, बट ऐसा हुआ। मोटे तरीके में बात करूं तो एक सिग्नल लाइट का इस तरीके से आया, ये देखिए, और एक सिग्नल लाइट का इस तरीके से आया, ये देखिए। अब ये देखिए, इसका डिस्प्लेसमेंट प्लस वाई है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? माइनस वाई। अब दोनों सिग्नल हैं, तो दोनों सिग्नल जाकर के किसी पॉइंट पे लड़ गए, और जब दोनों के डिस्प्लेसमेंट कैंसिल हो गए तो रिजल्टेंट कितना हो गया? जीरो। जीरो मतलब नो लाइट। क्लियर? तो आपको वेव ऑप्टिक्स में पता चलेगा कि वेव की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। लाइट एज अ वेव की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हुआ करती है, तो हम इसी की बात करेंगे। द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स विच डील विद द वेव फिनोमिनन लाइक इंटरफेरेंस। भी जो मैंने आपको ये बात बताई, ये जो हो रहा है बेटा, इसको इंटरफेरेंस ही बोलते हैं। समझ गए? ये आपको कब देखने को मिलेगा? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव, जब मैं आपको इंटरफेरेंस ऑफ वेव पढ़ाऊंगा। क्लियर है? हाँ, जब मैं आपको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव पढ़ाऊंगा बेटा, तब आपको ये देखने को मिलेगा कि लाइट वेव के इंटरफेरेंस में उजाला प्लस उजाला इक्वल टू अंधेरा कैसे होता है। समझ गए? यस। और ये बहुत फेमस फेमस एक्सपेरिमेंट था, इसको हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। और क्या होता है भाई? पोलराइजेशन। ये भी एक बड़ा गजब इफेक्ट होता है, पोलराइजेशन। चलिए, तो ये स्टार्टिंग यहाँ पे चैप्टर की हो चुकी है। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट की। तो सबसे पहले आपको पता है कि बेटा लाइट जो होती है क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। लाइट की मैं बात करूं तो ये एक वेव होती है, जिसका नेचर क्या होता है? ट्रांसवर्स होता है। समझ गए ना? तो वेव आपको पता है कि दो प्रकार की होती थी, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूड। दुनिया में जो भी वेव होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक होती है ट्रांसवर्स और एक होती है लॉन्गिट्यूड। ठीक है ना? लॉन्गिट्यूड ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल जो होता है, जिसमें पार्टिकल जो होता है, ऋतिक रोशन वाला डांस करता है ना? तो उसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। इसका मतलब वाइब्रेशन भी उसी तरफ और प्रोपोगेशन भी उसी तरफ, है ना? वाइब्रेशन भी वही और प्रोपोगेशन भी वही। आपने देखा होगा ऋतिक रोशन का डांस, ठीक ना? हाथ हिला के आगे इसी तरफ चलता जाता है और उसी तरफ प्रोपोगेट होता जाता है। तो वाइब्रेशन भी आगे होता है और प्रोपोगेट भी यही होता है। ट्रांसवर्स वेव अलग टाइप की होती हैं, जिसमें वाइब्रेशन परपेंडिकुलर होता है और प्रोपोगेशन फॉरवर्ड होता है। मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन में 90 डिग्री का एंगल होता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? लाइक मेढक, मेढक चलता आगे है, कूदता ऊपर है। मतलब वाइब्रेशन होता है अप एंड डाउन का और प्रोपोगेशन होता है ऐसा। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। तो इसको बोलते हैं हम लोग कौन सी वेव? ट्रांसवर्स वेव। तो बच्चों यहाँ पर लाइट हमारी जो होती है ट्रांसवर्स वेव होती है। क्लियर? लाइट जो होती है हमारी कैसी वेव होती है? ट्रांसवर्स वेव। यस। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बट इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। यस, याद रखिएगा कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड तो ज्यादा होती है, मगर अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। क्लियर है? अगर आप ऊपर से पानी है और यहाँ पे लाइट आई है तो रिफ्रैक्शन होगा, तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डायग्राम मैंने गलत बनाया है, रेयर टू डेंसर जाने में लाइट जो होगी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। क्लियर? यस। और लाइट की स्पीड ऊपर v1 थी और नीचे कितनी हो जाएगी? v2। 10th क्लास का फॉर्मूला आपको याद दिला दूं v1 v2 की बात से, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू टू सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन फर्स्ट मीडियम का इक्वल टू v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। यस, ये आ गया। क्यों आ गया भाई? क्योंकि वेव की स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ वेव
भाई पार्टिकल की स्पीड की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टिकल की स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मगर वेव की स्पीड होती है v इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। क्लियर कि नॉट क्लियर? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब यदि मैं बात करूं फर्स्ट मीडियम में, तो v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी तो बदलेगी नहीं, फ्रीक्वेंसी तो वही रहती है। फर्स्ट वाले मीडियम में वेवलेंथ लैम्डा 1, सेकंड वाले में फ्रीक्वेंसी वही है वेवलेंथ लैम्डा 2, दोनों को डिवाइड कर दिया, एफ से एफ कैंसिल, सो v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। ठीक है बेटा? सो v इक्वल्स टू क्या बोलते हैं, एफ लैम्डा भी बोलते हैं, या v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा भी बोलते हैं, है ना? फ्रीक्वेंसी का ही दूसरा नाम क्या है? न्यू। आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी को किससे शो करते हैं? न्यू से। कहीं कहीं पर एन से भी शो करते हैं, बट मेरा फेवरेट न्यू है, तो मैं न्यू लेकर के चलूंगा। क्लियर? सो v इक्वल टू न्यू लैम्डा। क्लियर? और अगर बात करेंगे एयर की या वैक्यूम की, तो आपको पता होना चाहिए सनलाइट की स्पीड होती है c, v की जगह क्या यूज करेंगे? c। स्पीड ऑफ लाइट भाई c होती है ना, 3 × 10⁸ इसको c का सिंबल दिया गया स्टैंडर्ड। तो बेटा यहाँ पे c इक्वल टू क्या हो जाएगा? न्यू लैम्डा। बट ये फॉर्मूला केवल केवल तब तक लगेगा जब तक आपकी स्पीड या लाइट जो है या तो वैक्यूम में है या एयर में है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एयर और वैक्यूम। बट जैसे ही आप मीडियम में आ जाएंगे तो सी ना लगाएं, उस समय क्या लगाएं? वी। क्या लगाएं? वी। तो स्मॉल v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो ये स्पीड ऑफ लाइट की बात हो गई। सेकेंड पार्ट, द स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज when it travel from one medium to another but its frequency remains unchanged। मैंने अभी अभी आपको बताया कि देखिए v और लैम्डा के अकॉर्डिंग बदलते हैं, बिकॉज v इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, v बदलेगा तो लैम्डा बदलेगा। क्लियर? बट यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलेगी। क्लियर है ना? बट इट इज रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है? अब छोटी छोटी कुछ बातें हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। आइए देख लीजिए। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट मारते हैं उनको क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे स्टार हो गए, है ना? मून याद रखिएगा बेटा, मून नॉन ल्यूमिनस होता है, क्योंकि मून सन की लाइट से चमकता है। यस, सन अपना हो गया, ल्यूमिनस हो गया। अगर घर में आपके कोई ट्यूबलाइट जल रही है तो बेटा उसको भी ल्यूमिनस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ल्यूमिनस। कोई लैंप जल रहा है तो उसको ल्यूमिनस बोला जाएगा। क्लियर? यस। कोई चीज अगर आपको रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देती है और वो दूसरी से प्राप्त लाइट को रिफ्लेक्ट करती है तो उसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट इट्स ओन लाइट बट बिकम विजिबल ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन देम इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल मून है, सन की लाइट से चमकता है। टेबल हो गई, चेयर हो गई, आपकी बुक हो गई, ये सब की सब क्या होती हैं? नॉन ल्यूमिनस। क्लियर? अब बीम ऑफ लाइट, बीम जहां भी बढ़ रहा है बेटा तो समझ जाना बंडल। बीम का मतलब बंडल। ठीक ना? हाँ, बीम मतलब अगर एक लाइट, एक एक लाइट की बात करोगे, एक बीम की, तो उसको रे बोलोगे। बट यदि कई सारी हैं तो उनको बीम बोलोगे। द बंडल ऑफ द एडजेसेंट लाइट रेज, देखो रेज कर दिया मैंने, प्लूरल कर दिया क्योंकि एक नहीं है अनेक है, इस कॉल्ड द बीम ऑफ लाइट। ये देखिए पैरेलल बीम है, ये डाइवर्जेंट है बेटा। हाँ देखो ये दूर जा रही है, इसको डाइवर्जेंट बीम बोलेंगे, और ये कन्वर्जेंट बीम है। क्लियर हो गया? कन्वर्जेंट। रियल इमेज, अगर रियल टाइम रेज मीट अप हो, मिले, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रियल इमेज। द इमेज ऑफ द ऑब्टेन्ड बाय द रियल, बाय रियल मीटिंग, वाकई में आके मिले, तो उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। क्लियर हो गया? याद रखिएगा स्क्रीन में मिलती हैं, और रियल इमेज इज ऑलवेज 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 इन्वर्टेड। समझ में आ गया? हमेशा इन्वर्टेड बनेगी, कभी सीधी बन ही नहीं सकती है। वर्चुअल, अगर रियली नहीं मिलती हैं मगर वो मिलती हुई प्रतीत होती हैं, appears टू मीट। समझ गए ना? हम अंदाजा करते हैं कि मिल रही हैं, पियर्स टू मीट, मिलती हुई लगती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। क्लियर हुआ? अपीयर्स टू मीट बेटा मतलब ये एक्सटेंड करने पर मिलती है, बनती इमेज, ऑन एक्सटेंड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, मतलब जब लाइट रे को आप एक्सटेंड करोगे तो आप क्या कहलाएंगे? ये वर्चुअल इमेज। ठीक है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेटा वही 10th क्लास का कंसेप्ट है, व्हेन अ लाइट रे स्ट्राइक ऑन अ सरफेस। ठीक है ना? सम ऑफ द लाइट रिटर्न इनटू द सेम मीडियम, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो बेटा देखो इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, रिफ्लेक्टेड रे है, एंगल आई, एंगल आर, आई इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन। एंड यू नो द रूल, फर्स्ट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। क्लियर?
and all the three things, incident ray, and normal to the plane, and incident ray, reflected ray, okay, एंड नॉर्मल टू द प्लेन, सब के सब एक ही पॉइंट पे होते हैं, सेम प्लेन पे होते हैं। क्लियर हो गया? सेम प्लेन में, नॉट सेम पॉइंट, ठीक ना? क्लियर? कौन कौन सी चीज? इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड रिफ्लेक्टेड रे, तीन चीजें हैं, ठीक है ना? मतलब इंसिडेंट रे, ये वाली चीज, ये वाली चीज हो गई, ये वाली चीज हो गई, और ये वाली चीज, तीनों एक ही प्लेन में होंगे। क्लियर? मिरर क्या होता है? एक स्मूथ हाईली पॉलिश सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसकी होती है हाईली पॉलिश, उसको मिरर बोलते हैं। प्लेन मिरर, हाईली पॉलिश सरफेस दैट इज कॉल्ड अ प्लेन मिरर। हाईली पॉलिश प्लेन सरफेस इज कॉल्ड अ प्लेन मिरर। क्लियर? डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, आप जानते हैं प्रॉपर्टी, साइज ऑफ इमेज जो होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है, इसका मैग्निफिकेशन यूनिटी होता है, बिकॉज फॉर्मूला होता है m इक्वल टू आई अपॉन ओ। तो अगर आई एक्स है, साइज ऑफ इमेज एक्स है, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या होगा? एक्स होगा, सेम का। तो ऑलवेज मैग्निफिकेशन क्या होता है? यूनिटी। बेटा यूनिटी का मतलब वन। क्लियर? और याद रखिएगा, इसमें जितनी डिस्टेंस आपकी ऑब्जेक्ट की मिरर से होती है उतनी ही इमेज से होती है, सॉरी, क्लियर? सो डिस्टेंस, यदि कोई मिरर है तो यदि इसकी ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस एक्स है, तो पीछे वर्चुअली इमेज बनेगी, उसकी डिस्टेंस भी कितनी होगी? एक्स होगी। क्लियर? हाँ। प्लेन मिरर में फॉर्म अ वर्चुअल एज वेल एज रियल इमेज। देखिए बेटा, प्लेन जो मिरर होता है वर्चुअल के साथ साथ रियल इमेज भी बना सकता है, ठीक है ना? प्लेन मिरर जो होता है, बट हमारे केस में आपको वर्चुअल ज्यादा देखने को मिलेगा, रियल के केसेस कम हैं, बट बनाए जा सकते हैं, ठीक है? आइए देखते हैं कैसे। हाँ, और दूसरा एक लॉजिक है, अ मैन सी हिज फुल इमेज ऑन अ मिरर हाफ हाइट ऑफ अ मैन। हाँ, तो यदि मान लीजिए कोई इंसान जिसकी हाइट 2 मीटर है, उसको अपने आप को पूरा देखने के लिए कम से कम कितने मीटर का मिरर चाहिए? 1 मीटर का, जस्ट हाफ। समझ गए? हाँ, तो 1 मीटर के मिरर में वो अपने आप को पूरा देख पाएगा। क्लियर? ठीक है ना? हाँ, वो तो छोटी दिखेगी बच्चों, उतना तो नहीं दिखाई देगा, बट 2 मीटर का यदि इंसान है, तो 1 मीटर का मिरर उसे बिल्कुल कवर कर लेगा। ठीक है ना? चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्ट यदि आपके पास में ये रियल ऑब्जेक्ट है, ये देखिए रेस चल रही है, ये इधर गई, रिफ्लेक्टेड होकर के यहाँ चली गई, और ये ऑब्जेक्ट इधर गई और ये रिफ्लेक्टेड होकर के इधर चली गई, प्लेन मिरर है, ठीक है? देखिए वर्चुअली इसको पीछे करिए, यहाँ वर्चुअली पीछे करिए, ये इमेज बन गई। समझ गए कैसी इमेज बनी है? वर्चुअल, वर्चुअल है ना, एंड इरेक्ट बनी है, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे कैसा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है बेटा? पॉइंट ऑब्जेक्ट है। पॉइंट ऑब्जेक्ट को बड़ा कर दोगे तो कौन सा ऑब्जेक्ट बन जाएगा? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? एक्सटेंडेड। तो एक्सटेंडेड में देखिए, ये आपने कोई छड़ी ले लिया, कुछ भी ले लिया है, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ए बी, ओके, बी इसका पॉइंट एंड है। तो ए से चलने वाली पहली रेस बेटा सीधे नॉर्मल पे गिरेगी, तो सीधे सीधे निकल आएगी वापस की तरफ। बोलिए सुनो। अब एक जो है इंसिडेंस एंगल यहाँ पे कुछ बनाई और उसी से वापस चली गई, राइट? अब वर्चुअली देखिए, इसको पीछे करिए, यहाँ पे आ गया, और वर्चुअली आपने किया, यहाँ पे आ गया, ये क्या बन गया बेटा? ए डैश। क्लियर? सिमिलरली बेटा यहाँ से ये ऑब्जेक्ट से चली इमेज, रेस चली, वापस आ गई, आपने एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पर रेज इस तरीके से इंसिडेंट हुई, क्या हो गया बेटा? बाहर निकल गई। इसका एरो गलत बना है, बाहर बनेगा, ठीक है? फिर आपने बेटा डायरेक्शन को एक्सटेंड किया, तो यहाँ पर मिल गई। तो ये वाला पॉइंट बी था, तो ये क्या बनेगा? बी डैश। ये वाला पॉइंट ए था, तो क्या बनेगा? ए डैश। अब मिला दीजिए बेटा इसको, ये देखिए बिल्कुल इक्वल साइज का आपको इमेज मिल रही है। क्लियर हो गया? तो इससे क्लियर हो गया कि किस तरीके से मिल रहा है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज। ठीक है ना? और आप देख रहे हैं यहाँ पे ज्योमेट्री लग रही है, इसलिए उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्लियर? हाँ, चलिए फर्स्ट देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय अ प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ ए इमेज बाय प्लेन मिरर ऑफ अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज कैसे बनेगी? ठीक है, हाँ, देखिए बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय अ प्लेन मिरर में अब हम बात करते हैं कि रियल इमेज कैसे बनती है। बेटा रियल इमेज तब बनती है
जब आपका जो ऑब्जेक्ट होता है ना वर्चुअल होता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब बेटा, यहाँ पे देखिए जो ऑब्जेक्ट है उसका कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि ये बात तो पक्की है कि रेज आ रही हैं, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ना। अब देखो मगर इसका कोई अता पता यहाँ पे है कि नहीं है, बताओ। नहीं है, बिल्कुल नहीं पता। अब यहाँ से ये रेज आई और यहाँ से ये रेज आई, ठीक है ना। तो देखो बेटा ये यहाँ गई, रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये पीछे चली गई, और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गई तो ये पीछे आ गई। तो क्या बन गई बेटा इसकी रियल इमेज। क्या बन गई, रियल इमेज। ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा इसका, जो इसका सही वाला ऑब्जेक्ट है वो यहाँ कहीं पर है, बट हमको दिखाई नहीं दे रहा है। समझ में आया। अब देखो बेटा अगर आप ये इधर पीछे की ओर एक्सटेंड करोगे, तो पीछे की एक्सटेंड करोगे बेटा, तो ये एक इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया। हाँ, तो रियल ऑब्जेक्ट तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हमको क्या दिखाई देगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है। So this is the formation of a image by a plane mirror of a virtual object। ठीक है। अब ये एक सामान्य सी बात है, कह रहा है कि अगर आपको मिरर टिल्टेड हो, टेढ़ा रखा हुआ हो, तो अगर आपको लोकेशन पता करनी हो इमेज की, तो आप परपेंडिकुलर डालें। अरे आप तो हमको कैसा भी मिरर दे दोगे, आप ये दे दोगे, चलो ये मिरर आपने दे दिया, बोलो जी हाँ, और आपने ऑब्जेक्ट हमें ये दे दिया। क्लियर। तो ऑब्जेक्ट ये दे दिया, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, परपेंडिकुलर बनेगी बिल्कुल। हम खुद ही परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये तो समझ में आ गया सबको। क्लियर। चलिए अगला है डेविएशन, कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है। डेविएशन मतलब लाइट कितना भटक गई। ठीक है बच्चों, लाइट कितना भटक गई। तो देखो इंसिडेंस एंगल आई है, रिफ्लेक्टेड एंगल आर है, लाइट को आना था एक्चुअली ऐसे। अच्छा, डेविएशन का मतलब क्या होता है, कि तुम्हारा ओरिजिनल पाथ क्या था और फाइनल पाथ क्या हो गया। तो लाइट यूं आ रही थी, तो लाइट का ओरिजिनल पाथ यूं जाना था कि नहीं जाना था, बट लाइट चली गई यूं। तो ओरिजिनल पाथ और रिफ्लेक्टेड फाइनल पाथ में जो एंगल होता है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। अब ये बताइए, ये टोटल एंगल 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। यानी आई प्लस आर प्लस डेल्टा इक्वल टू, इसको डेल्टा बोलते हैं, यानी आई प्लस आर प्लस डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। तो डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस आई प्लस आर। क्लियर। अब चाहे तो आर को आई पुट कर दो, चाहे आई को आर पुट कर दो, अगर आप, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं आई इक्वल टू आर। यस और नो। तो अगर आप आई को आर पुट करोगे तो 180 माइनस टू आई, अगर आर की जगह आई पुट करोगे तो 180 माइनस टू आई, और आई की जगह आर पुट करोगे तो 180 माइनस टू आर। क्लियर कि नॉट क्लियर। ये डेविएशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ये डेविएशन। क्लियर। द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय रिफ्लेक्शन एट टू मिरर्स इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा। अगर दो मिरर एक दूसरे से थीटा डिग्री पर झुके हुए हों, ये देखिए ये दोनों मिरर हैं, एक दूसरे से थीटा डिग्री पर झुके हुए हैं। अगर मान लीजिए कोई लाइट रे आती है, इस तरीके से आ गई कोई लाइट रे, ठीक है ना, ये तो नॉर्मल बन जाएगा। ये मान लीजिए ये कोई लाइट रे आ गई, अब टकरा टुकरू के जो भी जहां पे जाए बेटा, अगर फाइनल डेविएशन एंगल पूछा जाए इसका, तो याद रखिएगा जस्ट इसका डबल। क्लियर हो गया। सो डेल्टा इज इक्वल्स टू 360 माइनस टू थीटा। ये बेटा रट्टा कॉन्सेप्ट है, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। समझ में आया। चलिए अब बात करते हैं रोटेशन। रोटेशन प्रोड्यूस इन रिफ्लेक्टेड रे ड्यू टू रोटेशन ऑफ अ प्लेन मिरर। अगर आप प्लेन मिरर को रोटेट कर देंगे, तो रिफ्लेक्टेड रे में कितना एंगल प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे मान लो बेटा, कहने का मतलब ये है कि ये एक प्लेन मिरर था, समझ गए। ये एक रे आ रही थी और रे वापस जा रही थी। मान लो ये रे थी और ये टकरा करके आ रही थी। क्लियर है। ये प्लेन मिरर है। अब आपने क्या किया बेटा, इस प्लेन मिरर को 30 डिग्री से घुमा दिया। ये देखो ऐसा कर दिया प्लेन मिरर। ठीक है। तो सवाल है कि रिफ्लेक्टेड रे जो है वो कितने एंगल से घूम जाएगी। आंसर है 60 डिग्री, जस्ट डबल। क्लियर कि नॉट क्लियर। हाँ। तो कंसेप्ट है कि अगर आप प्लेन मिरर को थीटा एंगल से घुमा देते, रोटेट कर देते हैं, ठीक है ना, देन द रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स थ्रू एन एंगल टू थीटा। क्लियर। आइए इसका डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे शुरुआत में एक इंसिडेंस रे है। क्लियर। और वैसे के वैसे लौट जाएगी बिल्कुल, क्योंकि नॉर्मली आ रही है। क्लियर। नॉर्मल आने में आई जीरो होता है, आर भी कितना होता है, जीरो। तो जैसे आई वैसे लौट गई। क्लियर।
अब मिरर शुरू में ये था, आपने इसको थीटा एंगल से घुमा दिया, ये देखिए थीटा एंगल से आपने इसको रोटेट कर दिया, रोटेट कर दिया। अब यहाँ पे जो रे है, थीटा एंगल पे अब आप रोटेट करोगे तो इसका नॉर्मल जो है, जो पहले सामने था, क्या वो भी थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो भी थीटा एंगल से रोटेट होके यहाँ पे आ जाएगा। बोलो यस और नो। अब जो रे आ रही है उसका एंगल पहले 0 था, अब तो थीटा हो गया ना। बोलो यस और नो। क्योंकि नॉर्मल यहाँ चला गया तो एंगल तो थीटा हो गया। तो बच्चों उसका रिफ्लेक्शन होगा तो वो भी थीटा पे होगा। तो ऑल टोटल कितना हो गया? 2 थीटा। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, ठीक है ना। हाँ, if a plane mirror is rotated in its own plane, the incident ray and the reflected ray remains in the same positions. हाँ, मतलब सेम प्लेन में रहेंगी। हम्म, चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट, अब मल्टीपल इमेजेस। हाँ, ये थोड़ा सा कंसेप्ट एक नया है कि आप यदि समझिए ऐसा, पहले मैं बताऊं इसके बारे में कि दो मिरर हैं, मान लो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं। ये मिरर हैं, ये दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री पर हैं? 90 डिग्री पर। अब यदि आप यहाँ पे खड़े हैं तो बताइए आपकी टोटल कितनी इमेज बनेगी, ये सवाल है। एक बनेगी, दो बनेगी, तीन बनेगी, चार बनेगी, है ना? तो कितनी इमेजेस बनेगी? तो इसका फॉर्मूला होता है, वो हमको यहाँ समझेंगे। देखिए, फॉर्मूला होता है n इक्वल टू 360 माइनस वन बाई थीटा। ठीक है, n इक्वल टू 360 माइनस वन बाई, यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल्स टू 360 अपॉन थीटा माइनस वन बनेगी, अगर इवन है 360 बाई थीटा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे बेटा? 360 बाई थीटा निकालना है। क्लियर? 360 बाई थीटा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे इस क्वेश्चन में थीटा कितने डिग्री है? 90 डिग्री। तो 360 अपॉन 90 डिग्री यानी कि कितना आ गया? 4 आ गया। अगर आपका आंसर इवन आ रहा है तो कुछ नहीं आंसर करना, आपको एक कम कर देना है। समझ गए? तो बिल्कुल सही, तीन इमेज बनेगी। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? इवन अगर आ रहा है आपके पास में तो नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल्स टू जो भी इवन नंबर आया है और माइनस कितना? 1। क्लियर कि नॉट क्लियर? और अगर आपका आंसर ऑड आया है, 360 बाई थीटा आपका जो है ऑड आया है, समझ में आया? तो वही n है, आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है ना? तब आपको कुछ भी नहीं करना है, वही आपका n है। यस, ये देखिए। सो अगर इवन आया है 360 बाई थीटा तो आपको क्या करना है? आंसर में 360 बाई थीटा माइनस वन करना है। और अगर ऑड आया है तो 360 अपॉन थीटा। क्लियर कि नॉट क्लियर? ठीक है। अगर दोनों मिरर पैरेलल हैं तो पैरेलल में थीटा इक्वल टू कितने डिग्री होता है? 0 डिग्री। तो आंसर n इक्वल टू 360 अपॉन जीरो एंड समथिंग अपॉन जीरो इक्वल टू इनफाइनाइट। मतलब कितनी इमेजेस बनेगी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फाउंड। क्लियर कि नॉट क्लियर? बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? एक हॉलो स्फेयर का टुकड़ा काट लो और उसको पॉलिश कर दो। अगर जो उस टुकड़े के बाहर पॉलिश करोगे आप, आउटर पार्ट में, तो ये कॉनकेव बन जाएगा। और अगर अंदर पॉलिश कर दोगे तो रिफ्लेक्टिंग पार्ट बाहर चला जाएगा, ये कॉन्वेक्स बन जाएगा। क्लियर? कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है। स्फेरिकल मिरर दैट इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर whose one side is reflecting and other side is opaque। opaque मतलब दिखाई ना दे क्योंकि उस पे पॉलिश होती है। क्लियर? इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। चलिए बच्चों, ये पूरा का पूरा 10th का कंसेप्ट है। अब आपको यहाँ से खुद से पढ़ना है थोड़ा देर के लिए, है ना? और इसके फिर हम कराएंगे आपको रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना? ये है, ये आपका पहला डेरिवेशन इस चैप्टर का रिफ्लेक्शन का। अभी तक हमने आपको याद कराया था, 10th क्लास में आपने याद किया था कि बेटा अगर कोई मान लो ये मिरर है आपके पास में, ये फोकल लेंथ है यहाँ तक की, याद याद आया? This is the point of focus, this is the point of center of curvature, and here it is radius of curvature। तो हमने आपको क्या बताया था? फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू r बाई टू। होता है कि नहीं होता है? ये हमने आपको रटवाया था, याद करवाया था क्लास 10th में। अब इसका डेरिवेशन है क्लास 12th में कि किस तरीके से फोकल लेंथ जो होती है जस्ट हाफ होती है, यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? जस्ट हाफ होती है। ओके, चलिए तो पहले हम इस डेरिवेशन को बता देते हैं कैसे करेंगे। देखिए, सो ऑल यू नो कि पी सी इक्वल टू आर होता है एंड पी एफ इक्वल टू स्मॉल एफ। होता है कि नहीं होता है?
यस, ये देखिए ये कोई रे आई है, सो ये एंगल कितना है बेटा आई, और ये एंगल कितना है आर, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए बेटा, ये नॉर्मल होगा क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन जाएगी, सेंटर से जो भी चीज जाती है सर्कल के सरकमफेरेंस पे, वो कितना एंगल बनाती है 90 डिग्री। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो वो नॉर्मल होगा, होगा कि नहीं होगा? यस। तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, इसका ऑल टोटल एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। अब देखिए, एंगल ABC इक्वल्स टू आई एंड CBF इक्वल टू आर, एंड बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल यू नो कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। यस और नो? मतलब जितना ये है उतना ये है, होगा कि नहीं होगा? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है ना? अच्छा, ये चीज जो है, सो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की हम बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं? अल्टरनेट की। तो आप ध्यान से देखिए, क्या ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट है कि नहीं है? ये एंगल सी वाला और एंगल ABC वाला, भाई ये दोनों पैरेलल हैं, और यहाँ से पॉइंट बी है और ये सी है, तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल क्या होंगे? ऑल्टरनेट होंगे। तो अगर ये एंगल ऑयल है आई है, तो ये भी क्या होगा? आई होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। अब आपने क्या बोला? आई इक्वल्स टू आर, मतलब ये वाला एंगल और आर वाला एंगल दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। और ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आमने सामने के एंगल इक्वल हैं, तो उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, राइट? तो बेटा इस आई के अपोजिट साइड देख लो कौन सी है, बी एफ, और आर की अपोजिट साइड कौन सी है बेटा? सी एफ। होगा कि नहीं होगा? अरे आर के अपोजिट साइड सी एफ ही तो है भाई, सो बी एफ इक्वल टू सी एफ। यस और नो? क्लियर कि नॉट क्लियर? तो बी एफ इक्वल टू कितना हो गया? सी एफ हो गया। क्लियर? यस। अब बेटा क्या होता है कि एपर्चर जो मिरर का होता है बहुत छोटा होता है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से अगर आप देखें, यदि आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर गिराएं, ठीक है ना, यहाँ पे आपने क्या गिराया? एक परपेंडिकुलर। तो अगर एपर्चर बहुत स्मॉल है, तो आप देखिए अभी रियल टाइम में BF और CF में, सॉरी BF में और ये इस B पॉइंट को अगर आप इस P पॉइंट पर अप्रोच कर लें, तो केवल कितना फर्क मिलता है? इतना, ये छोटा सा। मतलब B से लेके F तक पहुंचने में और P से लेके F तक पहुंचने में केवल इस छोटी सी डिस्टेंस का फर्क है। ये सुनो, और अगर आपका अपर्चर स्मॉल है, तो जो PF होगा वो ऑलमोस्ट BF के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो गया? सो लिखा है सिंस द अपर्चर ऑफ द मिरर इज स्मॉल, सो पॉइंट B इज क्लोज टू P, मतलब जो BF है वही क्या है? PF है। सो BF इक्वल टू PF। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो BF इक्वल टू कितना हो गया? PF हो गया। अब देखिए, अब मैं क्या लिख सकता हूं? PC इक्वल टू CF प्लस PF, तो है डायग्राम से, है कि नहीं है? सो PC क्या है बेटा? R है। क्लियर हो गया नहीं हुआ? अब आपने क्या देखा कि CF किसके इक्वल आ गया था? CF PF के इक्वल था। ये सुनो, ये जो CF था हमारा, CF हमारा BF के इक्वल पहले निकला था, और B को हमने P पॉइंट पे कंसीडर कर लिया था, तो जो BF था वही हमने क्या बोल दिया था? PF। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो CF BF के इक्वल था और BF PF के इक्वल है। समझ में आ गया? तो अल्टीमेटली जो CF होगा वो PF के इक्वल हो जाएगा। तो PF प्लस PF कितना हो गया? 2PF हो गया। तो R इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल f, यानी F इक्वल्स टू R/2। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये आपको पूरे आई थिंक पता होंगे 10th क्लास के, सारे याद हैं? यदि नहीं याद है तो एक एक बार बना लीजिएगा। समझ गए ना? हाँ। और फिर ये कॉनकेव के केसेस हो गए सारे, 6 केस बनते थे कॉनकेव में, 1 2 3 4 5 6। समझ में आया? इसमें एक वर्चुअल का बनता था, बाकी सब क्या बनते थे? रियल बनते थे। और फिर कॉन्वेक्स में वर्चुअल के ही केस बनते थे। तो क्लियर कि नॉट क्लियर? फिर हमारा आता है मिरर फॉर्मूला। तो चलिए पहले इसको यहां तक करते हैं, इसके बाद हम मिरर फॉर्मूला करेंगे, ठीक है?
तो बच्चों इससे रिलेटेड थ्योरी जल्दी से कर लीजिए आप लोग, है ना। कॉन्वेक्स मिरर मैं बता दिया मैंने, कॉनकेव क्या होता है। कॉन्वेक्स मिरर वूज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड द सेंटर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है कॉनकेव, सॉरी कॉनकेव में जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है सेंटर की तरफ यानी कि अंदर की तरफ होता है, उसको कॉनकेव मिरर बोलते हैं। क्लियर। हाँ तो ये देखिए इसमें कॉनकेव में ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है। क्लियर। टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर विच द मिरर इज अ पार्ट। कॉन्वेक्स में whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर, ये देखिए यहाँ पे इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये बाहर, क्योंकि पॉलिश सरफेस अंदर है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर है। क्लियर। यस। इसके बाद पोल की डेफिनेशन, द मिडिल पार्ट ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। ठीक ना। मिडिल पॉइंट और सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ठीक ना। इसी को वर्टेक्स बोलते हैं, है ना। इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसका मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होता है उसका सेंटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर विच द मिरर फॉर्म्स अ पार्ट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। बच्चों ये सब आपने पढ़ा होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपने पढ़ी है, देख लीजिए। प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। लीनियर एपर्चर, द डायमीटर m1 m2 ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एपर्चर और लीनियर एपर्चर। बेटा देखिए ये जो इफेक्टिव लेंथ होती है यहाँ पे इसके डायमीटर की, मतलब एपर्चर का डायमीटर, सर्कल का नहीं, स्फीयर का नहीं, जो टुकड़ा है मिरर का वहां से एंड टू एंड लेंथ जो होती है दैट इज कॉल्ड लीनियर एपर्चर या एपर्चर। क्लियर। हाँ एपर्चर बेटा जितना ज्यादा होगा वो उतनी ज्यादा लाइट को कलेक्ट करेगा, है ना। कैमरा जब आप चलाते हैं तो आप उसका एपर्चर का साइज बढ़ाते हैं, देखते होंगे कैमरे में। एंगुलर एपर्चर, द एंगल एम सी एम टू, तो बेटा ये M1 हो गया, ये M2 हो गया और यहाँ पे सेंटर है, तो ये जितना एंगल बनाते हैं इसको बोलते हैं एंगुलर एपर्चर। ठीक है ना। सेंटर पे जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगुलर एपर्चर। प्रिंसिपल एक्सिस बताई दी आपको, प्रिंसिपल फोकस सॉरी। सो द रेस कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन, है ना, मीटिंग एट अ फिक्स पॉइंट और अपीयर टू बी कम फ्रॉम अ मिक्स पॉइंट। ठीक है ना। तो जिस पॉइंट पर ये मिलती हैं उसको हम फोकस पॉइंट बोलते हैं। प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस of the mirror at which the light rays coming parallel to the principal axis actually meet after the reflection or appear to meet, या तो मिलती है या मिलती हुई सी समझ में आती है। तो देखिए यहाँ पे appear to meet जब रियल टाइम मिलेंगी तो फोकस मिलेगा, तो कॉनकेव का फोकस रियल होता है और कॉन्वेक्स का फोकस वर्चुअल होता है। ओके। अभी कॉन्वेक्स में देखिए पैरेलल रेस को इसने डाइवर्ज कर दिया इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, इसने कन्वर्स कर दिया तो कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। फोकल लेंथ स्मॉल एफ से इसको शो करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पोल टू फोकस पॉइंट। ठीक है। साइन कन्वेंशन आप जानते हैं कि सारे डिस्टेंस आपको पोल से मेजर करना है। कहाँ से मेजर करना है, पोल से। अगर आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में यानी कि टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट जो भी मेजर करेंगे इधर की तरफ सब कुछ पॉजिटिव होगा, अगर रे के अपोजिट मेजर करेंगे तो सब कुछ क्या होगा, निगेटिव। अपवर्ड जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड जाएंगे तो निगेटिव होगा, वही 10th क्लास वाले रूल। क्लियर हो गया। यस तो ये रूल्स पढ़ लीजिए, साइन कन्वेंशन। ठीक है। फिर F इक्वल्स टू r/2 हमने आपको बताई दिया। नाउ मिरर फार्मूला, व्हाट इज मिरर फार्मूला, इट इज द रिलेशन बिटवीन u v एंड f इज कॉल्ड मिरर फार्मूला। इसको मिरर फार्मूला बोलते हैं। ये दोनों ही के लिए वैलिड है, कॉन्वेक्स के लिए और कॉनकेव के लिए। डन। चलिए देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा है डेरिवेशन मिरर फार्मूला का, तो इसका डेरिवेशन करेंगे। देखिए समझिए यहीं से, सबसे पहले आपके पास में यहाँ पे रेस चली इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे देखिए किससे होके जाएगी, फोकस से, तो पहली रे फोकस से निकल गई। क्लियर है कि नहीं है। इंसिडेंट रे द रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस किससे होके गई बेटा, फोकस से। दूसरी रे जो पोल को टारगेट करके आती है तो जितना एंगल पोल से बनाएगी यहाँ से उतने एंगल पे निकल जाएगी, ये भी एक रूल होता है। क्लियर। तो यहाँ से ये रे इधर चली गई। थर्ड रे के लिए हमने सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो आ रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, एज ए नॉर्मल ट्रीट होता है, तो आई इक्वल टू आर, यानी आई भी जीरो तो आर भी जीरो, तो उसी पाथ में रेज चली जाती है। ठीक है।
डायग्राम क्लियर हो गया 3 रेस का। चलिए अब सबसे पहले आप ट्रायंगल लीजिए, जो सिमिलर ट्रायंगल हमें लेना है फ्रॉम अ पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। पहला है ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। अच्छा इमेज कहाँ बन रही है, ये देखिए यहाँ पे इमेज बन रही है, ये इमेज बनेगी, राइट, ए डैश बी डैश सी, ये ए इधर आएगा। तो देखिए एक छोटा ट्रायंगल ये हो गया और एक छोटा ट्रायंगल ये हो गया। क्लियर। रूल क्या होता है सिमिलरिटी का, ये 90 डिग्री है और ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों इक्वल हो गए बाई ए। क्लियर कि नॉट क्लियर, बाई ए सिमिलरिटी से दोनों इक्वल हो गए। मेरा परपेंडिकुलर बटे तुम्हारा परपेंडिकुलर इक्वल टू मेरा बेस बटे तुम्हारा बेस। तो रूल क्या चलेगा, पहले वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू सी बी अपॉन सी बी डैश। क्लियर है बेटा, ये पहले दो ट्रायंगल हो गए हमारे पास, ठीक है। अब आइए देखिए दूसरा ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ये वाला ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, कलर अलग कर देता हूँ, ये देखिए ए डैश बी डैश एफ, ओके। और दूसरा है ई पी ई पी डैश एफ, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करा है, इसको इससे मिला दिया है, तो ये बन गया पॉइंट आपका पी डैश। क्या बन गया, पी डैश, ठीक है ना। क्योंकि हम जो भी पॉइंट है पी डैश उसको हम थोड़ी देर में पी पे अप्रोच कर लेंगे, क्योंकि ये गैप बहुत कम होता है, ठीक है ना। हाँ ये आपको अप्रोक्सीमेशन पूरे ऑप्टिक्स में लेना है, क्योंकि अपर्चर स्मॉल होता है तो पी डैश वाला पॉइंट पी पे अप्रोच हो जाएगा, ठीक है। तो ई पी डैश एफ, ये दूसरा ट्रायंगल है बेटा, आपको दिखा कि नहीं दिखा। तो देखिए ये यहाँ पे 90 है तो ये भी 90 है, और ये थीटा है तो ये थीटा है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए। हाँ तो सिमिलर हो गए, तो इसका परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश और उसका परपेंडिकुलर पी डैश ई। क्लियर। तो पी डैश ई बड़ा वाले ट्रायंगल का अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू पी डैश एफ बेस अपॉन बी डैश एफ, पी डैश एफ अपॉन बी डैश एफ। क्लियर कि नॉट क्लियर। अब ये देखिए कि पी डैश ई डैश को, पी ई डैश को क्या आप ए बी लिख सकते हैं, बेशक, तो आप लिख सकते हैं क्योंकि पैरेलल है वो। तो ए इज पैरेलल टू बी पी डैश, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी ए ही नहीं ए बी होगा बेटा। अच्छा ये दोनों ही पैरेलल हैं, ऊपर की साइड भी पैरेलल, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पी ई डैश को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी। क्लियर। तो क्या बन गया बेटा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू पी डैश एफ अपॉन बी डैश एफ। इसकी जगह हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ए बी पुट कर दिया। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो यहाँ पे आ गए ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू पी डैश एफ अपॉन बी डैश एफ। क्लियर। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 था और ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों के लेफ्ट पार्ट को देखिए, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, इसका भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। जब दोनों लेफ्ट पार्ट इक्वल हैं तो क्या राइट पार्ट इक्वल होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो आप क्या लिख सकते हैं, सी बी अपॉन सी बी डैश इक्वल टू पी डैश एफ अपॉन बी डैश एफ लिख सकते हैं। तो सी बी अपॉन सी बी डैश इक्वल टू पी डैश एफ अपॉन बी डैश एफ। क्लियर कि नॉट क्लियर। अच्छा सी बी कहाँ है बेटा, ये है सी बी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको सी बी को, सॉरी सी बी ये है बेटा, तो सी बी को मैं क्या पी बी माइनस पी सी लिख सकता हूँ, सी बी को मैं पी बी माइनस पी सी लिख सकता हूँ, पी सी, बिल्कुल पी सी या सी पी। क्लियर। तो मैंने लिखा पी बी माइनस पी सी, डन, सी बी को। क्लियर हुआ। फिर सी बी डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए सी बी डैश इक्वल टू पी सी माइनस पी बी डैश, ये नो, तो पी सी माइनस पी बी डैश लिख दिया सी बी डैश को, पी सी माइनस पी बी डैश। क्लियर हुआ। देन इसके बाद आ जाइए किस पे है, पी पी डैश एफ। अच्छा अभी मैंने बताया कि जो पी डैश है बहुत नियर है पी के, तो क्या मैं पी डैश एफ को पी एफ लिख सकता हूँ, क्योंकि पी डैश इज अप्रोचेबल टू पी। क्लियर कि नॉट क्लियर, को पी एफ, हाँ, क्योंकि पी डैश और पी के बीच का गैप बहुत कम है स्मॉल अपर्चर के लिए, ले सकते हैं ना। अभी मिरर फॉर्मूले भी तो लिया था हमने, लिया था ना। हाँ तो पी डैश एफ को मैं पी एफ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, राइट राइट। और बी डैश एफ को क्या लिख सकते हो, देखिए बी डैश एफ ये है, मतलब पी बी डैश माइनस पी एफ, ये नो,
माइनस पी एफ हो गया। अब बस इनके वैल्यू पुट कर दो विथ साइन कन्वेंशन। देखिए पीबी मतलब कि स्टार्टिंग वैल्यू, तो बताइए यू होगी विदाउट साइन, और विथ साइन क्या माइनस यू होगी कि नहीं होगी? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। पीसी क्या है बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो माइनस आर आएगा क्योंकि कॉनकेव है, तो माइनस ऑफ माइनस आर हो गया प्लस आर। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, तो फोकल लेंथ जो होती है कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है, कॉनकेव की नेगेटिव होती है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव है पीसी इसकी। क्लियर? अगेन नीचे पीसी माइनस आर। क्लियर? और पीबी डैश यानी इमेज की डिस्टेंस, इमेज कैसी बन रही है? रियल एंड इरेक्ट। क्लियर? सॉरी, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट? तो देखिए पीबी डैश यहाँ पे भी बन रहा कि नहीं बन रहा? तो चिन्ह के साथ क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट साइड में ही है, राइट? तो यहाँ पे माइनस भी हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो गया। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो मैंने यहाँ पे क्या पुट किया एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, आपको दिख जाए यहाँ पे मैंने क्या क्या पुट किया। मैंने पीबी की जगह देखिए माइनस यू पुट किया, फिर यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस आर, पीसी की जगह फिर से माइनस आर, और यहाँ पे माइनस ऑफ वी। क्लियर कि नॉट क्लियर? पीएफ क्या है बेटा? फोकल लेंथ है, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, माइनस का एफ। पीबी डैश क्या है बेटा? इमेज की डिस्टेंस है, माइनस का वी, माइनस और पीएफ फिर से फोकल लेंथ है, माइनस का एफ। तो ये आ गया। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। देखिए ये क्या है? माइनस यू प्लस आर इक्वल टू माइनस का वी प्लस एफ। क्लियर कि नॉट क्लियर? और यहाँ पे माइनस का एफ, ब्रैकेट में माइनस लगा के आर प्लस वी, सॉरी माइनस आर प्लस वी। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए माइनस यू का मल्टीप्लाई माइनस वी के साथ यू वी हो गया, फिर हो गया माइनस का यू एफ, फिर आर का माइनस वी के साथ माइनस आर वी और प्लस का आर एफ। क्लियर कि नॉट क्लियर? यहाँ पे फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस आर एफ और हो गया माइनस का एफ वी। क्लियर? देखिए आर एफ से आर एफ कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ। अब आपके पास में यहाँ पे आर वी और यू भी बचा हुआ है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? तो देखिए बच्चों यहाँ पे सब कुछ करने के बाद हम यहीं पर आ गए हैं, यू एफ प्लस आर वी माइनस एफ वी तक। ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया कैसे करके, क्रॉस मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे आर बचा हुआ है, तो आर की जगह आप क्या रख सकते हैं बच्चों? आर की जगह हम रख सकते हैं 2f। ठीक है ना? साइन दोबारा मत पुट करिएगा, क्योंकि हमने आर का साइन ऑलरेडी पहले माइनस में रख दिया था, तो वो प्लस हो चुका। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यू वी इक्वल टू यू एफ प्लस आर वी की जगह मैंने 2f रखा आर की जगह, तो कितना हो गया 2f v और माइनस का एफ वी। क्लियर? तो 2f v में से एक f v माइनस हो गया, सो यू वी इक्वल टू कितना हो गया, यू एफ प्लस एफ वी। राइट? अब आप क्या करिए बेटा, यहाँ पे दोनों तरफ यू वी एफ का डिवाइड कर दीजिए। आपके पास बचा क्या है? आपके पास बचा यू वी इक्वल टू यू एफ प्लस एफ वी, यही बचा है ना? तो आप दोनों तरफ किसका डिवाइड कर दीजिए? यू वी एफ का। तो यू वी एफ का आपने यहाँ भी डिवाइड किया, यू वी एफ का इधर भी डिवाइड किया, यू वी एफ का इधर भी डिवाइड किया। देखिए यू वी से यू वी कैंसिल, क्या बच गया 1/f इक्वल टू, यहाँ पे यू एफ से यू एफ कैंसिल, 1/v और प्लस एफ वी से एफ वी कैंसिल 1/u, जिसको आप लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। राइट? तो बच्चों ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल बहुत आराम से हो जाएगा। डन? देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर मैग्निफिकेशन। दो प्रकार का मैग्निफिकेशन होता है, एक एंगल पे होता है तो उसको एंगुलर मैग्निफिकेशन बोलते हैं, और एक लीनियर मैग्निफिकेशन। तो आपने पढ़ा है कि लीनियर मैग्निफिकेशन मिरर के केस में, लो मिरर के केस में बेटा लीनियर मैग्निफिकेशन m इक्वल टू, m में m फॉर माइनस आता है, तो माइनस v अपॉन यू, एंड दिस इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको h डैश अपॉन h भी लिख सकते हैं। ये मिरर का लीनियर मैग्निफिकेशन होता है। क्लियर? ये मिरर के लिए होता है माइनस साइन। अगर आप लेंस के लिए बात करते हैं तो बस थोड़ा सा फर्क आता है, ये माइनस की जगह प्लस v अपॉन यू हो जाता है। क्लियर? इक्वल टू आई अपॉन ओ इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। नोट कर लें ये लेंस के लिए होता है, तो मिरर के लिए अलग है, लेंस के लिए अलग है।
इस चैप्टर में फॉर्मूले काफी हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट डेरिवेशन है हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन। किसका बेटा? मिरर का, है ना। वैसे आप जानते हो मिरर के लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू आई अपॉन ओ इक्वल टू माइनस यू बाई वी। ठीक है। So the linear magnification of a spherical mirror is the ratio of the height of the image formed by the mirror to the height of the object। मतलब height of image को height of object से डिवाइड कर दो तो आपका linear magnification आ जाता है। क्लियर? h इक्वल टू आई अपॉन ओ। अब बेटा इसके प्रूफ करने के लिए हमको दो ट्रायंगल लेने हैं। ये देखो दो ट्रायंगल हम आपको बता रहे हैं। मैं ब्लू कलर से बता रहा हूँ। ए बी पी, है ना। ये देखो, इसको मैं ब्लू कलर से ले लूँ कि ग्रीन से लेता हूँ? चलो इससे ग्रीन से ले लो। देखो ये पहला वाला ट्रायंगल है बेटा, ए बी पी। क्लियर की नॉट क्लियर? और दूसरा वाला ट्रायंगल है ए डैश बी डैश पी। क्लियर की नॉट क्लियर? ये दो ट्रायंगल ले लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल में ये एंगल कितनी डिग्री? 90। ये भी 90। और आपको पता है ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ये और नो? तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? एंगल एंगल से कॉन्ग्रुएंट, सॉरी सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए? यस। अब क्या रूल लगेगा? इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका परपेंडिकुलर, मतलब ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। क्या लिखेंगे? ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू, इस वाले का बेस कहाँ तक बनेगा बेटा? देखो पूरा यहाँ तक, पी बी अपॉन पी बी डैश। यस और नो? तो पी बी अपॉन पी बी डैश। क्लियर की नॉट क्लियर? हाँ, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी डैश। तो इसको पलट दिया हमने, तो क्या बन जाएगा? ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू पी डैश बी अपॉन पी बी। क्लियर की नॉट क्लियर? अब देखिए ए डैश बी डैश क्या है? ए डैश बी डैश जो है वो साइज ऑफ इमेज है कि नहीं है? राउंडवर्ड बन रही है तो हम क्या लेंगे? माइनस आई लेंगे कि नहीं लेंगे? बताइए, डायग्राम में देखिए, माइनस आई लेंगे कि नहीं लेंगे? और ए बी क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो उसे ऊपर की तरफ है तो प्लस में लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। पी डैश बी मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज, माइनस भी होगा कि नहीं होगा? और ये क्या हो जाएगा? माइनस का यू। क्लियर की नॉट क्लियर? माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल। सो आई अपॉन ओ कितना बच जाएगा? माइनस वी अपॉन यू। ये माइनस इधर आ गया। क्लियर? सो बन गया फाइनली डेरिवेशन इस तरीके से। इस तरीके से ये मिरर का मैग्निफिकेशन आता है। क्लियर? तो केवल आपको दो ट्रायंगल में सिमिलरिटी बिठानी है और सॉल्व कर देना है। डन। चलिए अब आता है रिफ्रैक्शन। So what is refraction? It is the phenomenon of bending of ray of light when they pass from one transparent medium to the another transparent medium. Okay, depending on their optical density. हाँ बेटा, ये एक प्रॉपर्टी होती है बेटा मीडियम की। एक्चुअली मैं इसको कहूँ तो मीडियम का गाढ़ापन। ठीक है बेटा, ये मीडियम के गाढ़ेपन को लेकर के एक प्रॉपर्टी होती है जो कि लाइट को बेंड करती है। इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए देखिए, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मान लीजिए ऊपर आपने वाटर भर रखा है और नीचे आपने शुगर सोल्यूशन है, शक्कर का सीरा। क्लियर बेटा? तो यहां पर इस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी को जो टर्म डिफाइन करेगा वो कहलाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। क्लियर की नॉट क्लियर? इसको हम शो करेंगे NW से। इसको म्यू डब्ल्यू भी बोलते हैं, बट एनसीईआरटी में आपके NW चलता है। क्लियर की नॉट चले? और नीचे बेटा शक्कर का शीरा भरा हुआ है। ठीक है ना? नीचे शक्कर का सीरा भरा हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोले, इसकी जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होगी वो किससे डिसाइड होगी? शक्कर के सीरे के ऑप्टिकल डेंसिटी से। दैट इज इक्वल्स टू एन शुगर। क्लियर की नॉट क्लियर? इसे म्यू शुगर भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ बेटा? अभी जो आपने NW देखा है वो क्या है? वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है कि किसके रिस्पेक्ट में। सो दिस इज सेड टू बी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। क्लियर की नॉट क्लियर? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है बेटा? एक्चुअली इसको मैं लिखना चाहूं तो मैं NW को क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं NW विद एयर, क्योंकि जो रिस्पेक्ट बनता है बेटा यूनिवर्सली वो एयर बनता है। क्लियर की नॉट क्लियर?
एंड दैट इज इक्वल्स टू NW अपॉन N एयर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। क्लियर बेटा? याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 होता है, ठीक है ना, इसलिए जब 1 में किसी का डिवाइड करोगे तो वही आ जाएगा, हाँ या ना? तो इसे चाहे आप NW लिखो, चाहे आप NW विद रिस्पेक्ट टू एयर लिखो, बात बराबर है। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस, तो ये हो गया। इसी तरीके से अगर आप बात करो NS, NS मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कौन सा? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ शुगर सॉल्यूशन। क्लियर? शुगर सॉल्यूशन, ये NS है। इसे आप क्या लिख सकते हो? NS को लिख सकते हो NS विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, जब तक एयर के रिस्पेक्ट में तब तक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्लियर बेटा? सो क्या बन जाएगा ये? NSA क्या बन जाएगा? NSA इक्वल टू NS अपॉन NA हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू NS बाई 1, जो कि NS हो जाएगा। क्लियर? तो ये इनके खुद के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, जिसको आप म्यू डब्ल्यू भी बोल सकते हो, म्यू एस भी बोल सकते हो। अब कोई लाइट रे अगर आती है, फर्स्ट मीडियम ये है, सेकेंड मीडियम ये है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? तो अब यहाँ पे पेयर ऑफ मीडियम है जिनके दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ऊपर वाले का NW है और नीचे वाले का क्या है? NS है। लाइट कहाँ से चली? लाइट चली वाटर से। लाइट कहाँ पहुंची? लाइट पहुंची शुगर सॉल्यूशन में। तो अब बेटा डिफाइन करेंगे हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि इसके और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेट करेगा। क्लियर बेटा? तो वाटर से शुगर में जा रही है, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे N, हम्म, एक मिनट, 1 2 लिखते हैं कि 2 1 लिखते हैं? हाँ, 2 1 लिखते हैं, राइट। सो N यहाँ पे आएगा N शुगर, क्योंकि सेकेंड मीडियम शुगर है और फर्स्ट मीटर वाटर, मीडियम वाटर है। क्लियर बेटा? सो दिस इज व्हाट, दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ शुगर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। समझ में आया माय डियर? विद रिस्पेक्ट टू वाटर ये कहलाएगा। सो क्या बनेगा बेटा? एन शुगर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसको लिख सकते हो दैट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ शुगर बटे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। क्लियर है बेटा? तो इसलिए ये कहलाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर कि नॉट क्लियर? या इसको म्यू की फॉर्म में म्यू शुगर अपॉन म्यू वाटर। क्लियर कि नॉट क्लियर? और आपने पढ़ा है 10th क्लास में कि N2 अपॉन N1 इक्वल टू होता है V1 अपॉन V2, जस्ट रेसिप्रोकल। याद आया? सो ये क्या बन जाएगा? V वाटर अपॉन V शुगर। क्लियर? यदि मैं आपसे बात करूं, सो N, हम्म, N21, N21 मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है बेटा? सो दिस विल बी N2 अपॉन N1, है ना, क्योंकि लाइट 2 में जा रही है, 1 1 से होके। क्लियर? हाँ, 1 से होके किस में जा रही है? 2 में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, दैट इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1, इसको μ2 अपॉन μ1 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2। क्लियर? और आप जानते हैं कि V इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है, इक्वल टू λ1 बाई λ2। क्लियर कि नॉट क्लियर? बन जाएगा। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से तय होता है कि रिफ्रैक्शन किस टाइप का होगा। यस, क्लियर हो गया? हाँ। सो इट इज अ phenomenon of bending of ray of light when they pass from one transparent medium to another medium depending on their optical densities। समझ गए बेटा? ऑप्टिकल डेंसिटीज का मतलब क्या है? N1 और N2। क्लियर हुआ? तो उसी से तय होता है कि रिफ्रैक्शन क्या होगा। N1 के रिस्पेक्ट में या N1 के रिस्पेक्ट में N2 बढ़ेगा या N1 के रिस्पेक्ट में N2 घटेगा। ठीक ना? ऑप्टिकल डेंसिटी कितना ज्यादा बदल रही है, जितना ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी बदलेगी उतना ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा, और जितना कम ऑप्टिकल डेंसिटी बदलेगी उतना कम रिफ्रैक्शन होगा। समझ में आया? हाँ। जैसे मैंने आपको दो मीडियम की रिफ्रैक्टिकल डेंसिटी बताई, ऑप्टिकल डेंसिटी, एक ऊपर की N1 बताई, एक नीचे की N2 बताई। ठीक है ना? तो केवल चेंज का खेल है कि ऊपर की ऑप्टिकल डेंसिटी अगर N1 है, नीचे की N2 है, तो कितना ज्यादा बदलाव हो रहा है। ठीक है ना?
अगर N1 इक्वल टू N2 हो गया, मतलब कोई चेंज नहीं है, तो बेटा यहाँ पे मीडियम बिल्कुल रिफ्रैक्शन नहीं करेगा और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट की तरह बिहेव करेगा मीडियम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी वो डेंसर कहलाएगा, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, वो रेयरर कहलाएगा। डन। चलिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ज्यादा। ये क्या कहता है रूल? कि the ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is always constant and this constant is called refractive index। अब क्योंकि दो मीडियम है तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। क्लियर? सो इस लॉ ने कहा कि साइन आई, मतलब जो रे आ रही है इस तरीके से, ये दो मीडियम है, ये रे आ रही है, सो ये नॉर्मल आपने बनाया, दिस इज इक्वल्स टू आई, है ना, और यहाँ पे ये सपोज ये दूर चली गई, सो दिस इज इक्वल्स टू आर। तो इस कंसेप्ट ने कहा कि देयर इज अ कांस्टेंट रेशियो बिटवीन साइन आई अपॉन साइन आर। ओके, मतलब आप आई को चाहे जितना बढ़ा लो, जैसे आपने आई यहां बढ़ाया थोड़ा सा, आर यहां थोड़ा और बढ़ जाएगा। बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, और रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि तुम भी बढ़ोगे तो हम भी बढ़ेंगे, तो रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ। सो दिस कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये स्नेल ने ये बात कही थी कि ये रेशियो हमेशा फिक्स रहता है, और ये रेशियो जो होगा साइन आई साइन आर का, ये n/1 यानी कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम के इक्वल होगा। समझ में आई बात? सो आई मीन टू से माय डियर, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू, वो जो कांस्टेंट होता है, दिस कांस्टेंट इक्वल्स टू n/1, दैट कैन बी रिटन एज n2 अपॉन n1, it is equals to mu2 upon mu1, that is equals to v1 upon v2 equals to lambda 1 upon lambda 2। क्लियर कि नॉट क्लियर? सारी लाइन लिख लें इसको, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो न्यूमेरिकल आता है इसमें इसी से बनेगा। अब कुछ भी रिलेट करा दे वो, चाहे एंगल को कांस्टेंट से, या एंगल को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, या वेलोसिटी से, या वेवलेंथ से। ठीक है? हाँ। सो ये नोट कर लें, देयर इज अ कांस्टेंट रेशियो बिटवीन साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बच्चों देखिए, ये हमने सारी बात बता दी, साइन ए अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, जिसको हम कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, और n/1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। क्लियर? यस। अब देखिए n/1 जो होता है दैट इज इक्वल्स टू होता है n2 अपॉन n1। अभी हमने आपको बताया कि n/1 जो होता है दैट इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। देखिए थोड़ा समझिए, यहाँ पे लाइट आ रही है, सेकेंड मीडियम में जा रही है, सेकेंड मीडियम में जा रही है, ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, नीचे का इंडेक्स है n2। मैंने आपको क्या बताया? n/1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। क्लियर? इक्वल टू n2/n1। ये मेरे को यहाँ लिखना था पहले, चलो फिर से दोबारा लिख देता हूँ। सो n/1 इक्वल्स टू n2/n1, दैट इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, दैट इज इक्वल्स टू mu2/mu1 भी है। अब n2 को म्यू टू और n1 को म्यू1 बोलते हैं, दैट इज इक्वल्स टू v1/v2 इक्वल्स टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। मैंने यही बताया ना? अब देखिए फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस है इफ n2 इज ग्रेटर देन n1, n2 इज ग्रेटर देन n1। क्लियर? मतलब नीचे का मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। क्लियर? तो इस केस में क्या हो जाएगा? ऊपर वाला मीडियम कहलाएगा रेयरर और नीचे वाला मीडियम कहलाएगा डेंसर। क्लियर बेटा? बोलिए यस और नो। नीचे वाला मीडियम रेयरर कहलाएगा, n2 सॉरी डेंसर कहलाएगा, और ऊपर वाला मीडियम रेयरर कहलाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? और लाइट जो है आपकी रेयरर से डेंसर में जा रही है। ओके, सो इफ n2 अपॉन n2 इज ग्रेटर देन n1, मतलब n2 अपॉन n1 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, क्योंकि बड़ी चीज से छोटी चीज को डिवाइड करोगे तो 1 से ग्रेटर आएगा। राइट और रॉन्ग? ठीक है ना?
नाउ n2 अपॉन n1 क्या है बेटा? साइन आई अपॉन साइन आर, है कि नहीं है? दैट इज ग्रेटर देन 1। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो साइन आई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इज ग्रेटर देन साइन आर, साइन से साइन एलिमिनेट करो, आई इज ग्रेटर देन आर। मतलब इंसिडेंस एंगल ज्यादा होगा और रिफ्रैक्टेड एंगल कम होगा, ये सो नो? इसका मतलब लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। कंसेप्ट यही डेवलप हुआ कि नहीं हुआ? भाई आई ज्यादा है आर कम है, इसका मतलब बच्चों लाइट रे जो होगी बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, ये सो नो? हाँ, क्योंकि यहाँ पे आई ज्यादा है इसलिए आई बड़ा रहेगा और आर छोटा हो गया, लाइट रे बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। डन। अब इसका सेकंड केस भी देख लेते हैं। देखिए पहला केस क्लियर हो गया, n2 1 इज ग्रेटर देन 1, दैट इज आई बड़ा रहेगा और r छोटा रहेगा। क्लियर? सेकंड केस, अगर n2 1 इज लेस देन 1, मतलब सेकंड मीडियम जो है, फर्स्ट मीडियम ज्यादा रहेगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और सेकंड मीडियम का कम रहेगा। तो पहले केस में आपने क्या देखा? इफ n2 इज ग्रेटर देन n1, ठीक है ना? अब n2 को बड़ा था, अब n1 को बड़ा कर दीजिए, n1 इज ग्रेटर देन n2, राइट? सो बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, n2 अपॉन n1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। बेटा कौन बड़ा है इस बार? n1 बड़ा है कि n2 बड़ा है? गलत बात, n1 बड़ा है बेटा। n तो n1 बड़ा है यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा है, और डिनोमिनेटर बड़े होने पर चीजें क्या होती हैं? एक से छोटी आती हैं। यस और नो? सो साइन ऑफ आई इज लेस देन साइन आर हो जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो साइन से साइन कैंसिल, यानी आई इज लेस देन आर। ठीक है, मतलब इंसिडेंस एंगल छोटा पड़ जाएगा और रिफ्रैक्शन एंगल बड़ा हो जाएगा, और रिफ्रैक्शन एंगल को बड़ा करने के लिए क्या होना पड़ेगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो लाइट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अच्छा, n2 अपॉन n1 की वैल्यू, n2 अपॉन n1 इक्वल्स टू कितना था? v1 अपॉन v2, राइट? सो ये भी लेस देन 1 हो जाएगा। तो क्या लॉजिक बनेगा? v1 इज लेस देन v2, मतलब फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा रहेगी और सेकंड मीडियम में लाइट की, सॉरी, फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड कम रहेगी और सेकंड में ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? मतलब यदि आप रेयरर में हैं, सॉरी, अगर आप डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं, ऊपर का मीडियम n1 है, नीचे का मीडियम n2 है, और n इस बार n1 ज्यादा है, मतलब डेंसर ऊपर का है और नीचे का रेयरर है, तो पहले क्या रहेगी? लाइट की स्पीड कम रहेगी, यहाँ पे v स्पीड लो रहेगी और यहाँ पे v हाई हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? v1 इज लेस देन v2। डन। फर्स्ट वाले केस में देख लें, फर्स्ट वाले में n2 अपॉन n1 क्या था? ग्रेटर देन 1 आया था। सो n2 अपॉन n1 इज ग्रेटर देन 1। n2 अपॉन n1 क्या होता है? v1 अपॉन v2 इज ग्रेटर देन 1। तो v1 इज ग्रेटर देन v2। क्लियर? मतलब फर्स्ट मीडियम में स्पीड ज्यादा होगी और सेकंड में कम हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो लॉजिकली क्या बन गया कि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है और रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है। कोई दिक्कत? बन जाएगा ना? एनी प्रॉब्लम? डेंसर में लाइट की स्पीड जो होती है कम होती है और रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है। डन। तो ये बेटा देखिए हमने बताया आई इज ग्रेटर देन आर, यदि बात करें तो यहाँ पे आई बड़ा है आर छोटा है, मतलब सेकंड वाला मीडियम डेंसर है और ऊपर वाला रेयरर है, तो यहाँ पे रेयरर में मीडियम में स्पीड क्या होगी? ज्यादा, और डेंसर में क्या होगी? लाइट की स्पीड कम होगी। समझ में आया डेवलप करते ही? हाँ, तो v2 इज लेस देन v1। अब v प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है, तो सिमिलरली लैम्डा 2 इज लेस देन लैम्डा 1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत? चलिए सेकंड पार्ट बच्चों, सेकंड वाले पार्ट में देखिए, सेकंड वाले पार्ट में ऊपर का मीडियम डेंसर है, नीचे का मीडियम रेरर है, मतलब v2 ज्यादा होगा और v1 कम होगा, मतलब v2 ग्रेटर देन v1, राइट? सो लैम्डा 2 ग्रेटर देन लैम्डा 1। क्लियर बेटा? यस। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, बेटा रिफ्रैक्शन का कारण क्या है? क्योंकि रिफ्रैक्शन का कारण ये है कि अलग अलग वेवलेंथ के कारण लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, इसलिए रिफ्रैक्शन होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, तो इसके लिए यहाँ पे वेवलेंथ लैम्डा 1, वेवलेंथ लैम्डा 2, स्पीड v1 और स्पीड v2। बताइए दोनों की स्पीड डिफर होगी कि नहीं होगी? और यही कारण बनता है,
हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होने के कारण रिफ्रैक्शन होता है। डन। यस, ये हमने पढ़ा दिया आपको। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने क्या बताया था? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू एन ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्लियर? कोई भी मीडियम है विद रिस्पेक्ट टू एयर, यस और नो? सो एन मीडियम अपॉन एन एन एयर। क्लियर है? तो यदि फॉर्मूला बनेगा तो वी एयर अपॉन वी मीडियम, यस और नो? और एयर में लाइट की स्पीड क्या होती है? सी, है ना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसी को हम यू भी बोलते हैं। सो सी अपॉन वी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो डन बच्चों, यहाँ तक आज फिनिश करते हैं, कल करेंगे इसके आगे।